हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और दोस्तों, पिछला जो वीडियो था जो हमने कलयुग की अवधारणा पे बनाया था कि कलयुग की अवधारणा तुलसीदास के लिए कैसी थी या तुलसीदास ने कलयुग को किस प्रकार देखा, उस पे हमने पिछला वीडियो किया था। आज जो हम बात करेंगे राम राज्य की, कि तुलसीदास के हिसाब से राम राज्य की अवधारणा क्या थी। और देखिए, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज भी आजाद भारत में राम राज्य जैसे कॉन्सेप्ट्स पे बात होती है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP की बात करते हैं, तो भी एक आदर्श राज्य की बात जब होती है तो राम राज्य की बात यूं ही चल पड़ती है। बात की जाए अगर इसके अलावा, तो आपने गांधी जी के द्वारा भी राम राज्य शब्द को सुना होगा। आज हम वास्तविकता में उस राम राज्य की बात करेंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस और कवितावली के क्षेत्र में आता है। मतलब ये आपके यूपीएससी हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी वैकल्पिक विषय का एक टॉपिक है। हम इसको डिस्कस करेंगे। यूपीएससी इससे प्रश्न पूछता है, आप भी अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तुलसीदास सब पढ़ रहे हैं और तुलसीदास में हम राम राज्य की अवधारणा पे बात करेंगे। और राम राज्य की धारणा पे बात करते समय हम कुछ बात कर लें। जैसे देखिए, कलयुग के विरुद्ध जो तुलसीदास का जो स्वप्न है वो क्या है? राम राज्य है। मतलब कलयुग के विरुद्ध जो तुलसीदास का स्वप्न है वो राम राज्य है। ठीक है, और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया है? उन्हें स्वस्थ व स्वर्णिम भविष्य के सपने देखे हैं। स्वस्थ व स्वर्णिम भविष्य के सपने देखे हैं। तुलसी का राम राज्य, जो तुलसीदास जो राम राज्य की बात करते हैं, वो केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसी आस्था है जहां प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। राम राज्य पे सीधा चिंतन आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड में मतलब मिल जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस का उत्तरकांड जब आप पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है उस पर बहुत से विद्वान कहते हैं कि बाद में बहुत सारे पद जोड़े गए उसमें, लेकिन तुलसीदास का अगर आप व्यू मतलब देखेंगे, उनका जो दर्शन देखेंगे, तो राम राज्य उनके दर्शन में था। उन सिद्धांतों की जिनकी वो बात करते थे उनमें राम राज्य था। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड की बात हो रही है, कवितावली के नहीं। कवितावली का उत्तरकांड आपके सिलेबस में है, लेकिन राम राज्य में प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आप GS पेपर 2 एथिक्स ऐसे इन सब में इसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, राम राज्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सुशासन की बात करता है। आप देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि किया गया है कि तो अन्य रचनाओं एवं अन्य प्रसंगियों में सुराज के रूप में उसकी चर्चा होती है। सुराज मतलब सुंदर राज्य यानी बेहतर राज्य, उसके रूप में भी इसकी चर्चा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को तुलसीदास के शब्दों में किस प्रकार समझाया गया है, कहां कहां पे उन्होंने इसका प्रयोग किया है, आज हम उसको समझेंगे, आज हम उसको देखेंगे। उसको देखते बताते समय मैं बता दूं कि हमारा जो, अगर आप बहुत से छात्र मांग कर रहे थे तो आपकी मांग पे आ गया है, जो हमारा अर्जुन बैच है, उस अर्जुन बैच के साथ अगर आप हिंदी साहित्य कॉम्बो लेना चाहें तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 39,999 में इस कॉम्बो को ले सकते हैं, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हो रही है 13 अगस्त से, और जो हमारा अर्जुन बैच शुरू हो रहा है ये 10 अगस्त से। तो आपको करना क्या है? studiiq.com विजिट करना है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, और आप ये दोनों कॉम्बो बैच ले सकते हैं। कॉम्बो का फायदा क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको अर्जुन बैच के बारे में बताऊं, और मैं आपको हिंदी साहित्य प्रतिज्ञा बैच के बारे में बताता हूं कि जब भी आपका प्रीलिम्स निकलेगा आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ये जो पूरा पैसा, ये पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको वापस हो जाएगा। इसके अलावा भी आप इसलिए सभी, चाहे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो, IGP हो, SIP हो, MRP हो, टेस्ट सीरीज हो, ये सब फ्री है इसके साथ में। तो बहुत सारे फीचर्स वाला है। आपको साल भर तक, जैसे यहाँ पे अर्जुन बैच इसका नाम है, जैसे अर्जुन को कृष्ण की मेंटरशिप मिली थी, आपको भी थ्रू आउट आपको मेंटरशिप मिलेगी। यही मेंटर्स आपके भविष्य के दरवाजे खोलेंगे। तो यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहें तो आप हिंदी साहित्य और हमारा जो P2I फाउंडेशन अर्जुन बैच है इसका कॉम्बो ले सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। 39,999 रुपए में ये मिलेगा आपको, फीचर्स हैं। बाकी हिंदी साहित्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे इसकी कक्षाएं होती है। मैं खुद
हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, तो हिंदी साहित्य की कक्षाएं लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उसी प्रतिज्ञा बैच के बारे में जानकारी है। ये पीडीएफ में स्टडी IQ की जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिए। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके, इसमें मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इसमें प्रतिज्ञा बैच की भी डिटेल है और इस जो कॉम्बो है अर्जुन बैच प्लस हिंदी साहित्य का, आप इसको भी ले सकते हैं। एक बात और बता दूं, आप इंग्लिश के बैच के साथ भी, इंग्लिश या इंग्लिश के बैच के साथ भी ले सकते हैं। आपकी कंफर्ट के आधार पे आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं और हिंदी वाले तो खैर ले ही सकते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं रामराज की अवधारणा पे। अगर आप तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास के ये जो राम राज्य है वो एक देशीय धारणा नहीं है, एक देशीय धारणा नहीं, बल्कि ये सार्वदेशिक धारणा है। सार्वदेशिक धारणा क्यों है, आपको इस उक्ति से, जो सूक्ति है, से पता लग जाएगा। क्या कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आपको अर्थ निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। चूंकि आप जब आप कबीर को पढ़ेंगे, जब आप तुलसी को पढ़ेंगे, जब आप सूरदास को पढ़ेंगे, जायसी को पढ़ेंगे और बिहारी को पढ़ेंगे, इन 5 कवियों में शब्द ऐसे हैं चूंकि अलग अलग अवधि, ब्रज और तमाम भाषाओं में लिखे गए हैं, तो आपको अर्थ निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। शब्दों को देखिए क्या अर्थ हो सकता है, फिर आप निकालने की कोशिश कीजिए। भूमि सप्त सागर मेखला, 7 सागरों की जो मेखला है यानी जो करधनी है, उसको धारण कौन करते हैं, एक भूप, एक राजा, कौन, रघुपति कोसला। मतलब जो कोसल देश के जो राजा हैं, श्री राम हैं, वो उसको करधनी के रूप में धारण करते हैं। इसका मतलब क्या कि जो रघुपति यानी जो श्री राम का जो राज्य है, जो सुराज है, वो सिर्फ एक देश कोसल तक नहीं, वो संपूर्ण, लिखा है ना सप्त सागर मेखला, सप्त सागर मेखला तक फैला हुआ है। मतलब उसका जो प्रकाश है, जो उसका पुंज है, वो 7 समुद्रों तक आपको फैला दिखता है। आगे क्या, सुराज का पहला लक्षण क्या है कि भूखे को क्या मिलना चाहिए, अन्न मिलना चाहिए। भूखे को अन्न मिलना चाहिए। जब हम कलयुग की बात कर रहे थे तो कलयुग में जो समस्याएं थी सुराज या रामराज में, वही उसके उत्तर है, वही उसका समाधान है। ठीक है, तो क्या है, सुराज का पहला लक्षण क्या है कि भूखे को अन्न मिलना चाहिए। रामराज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष न दुख, सुलभ पदार्थ चाय। रामराज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, रामराज सबको बहुत पसंद आ रहा है। धर्म में रत नर हैं, नारी हैं, सब लोग धर्म में लगे हुए हैं, मन से लगे हुए हैं। राग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चाय। न उनमें किसी प्रकार का राग है, मतलब राग से मतलब क्या है, किसी प्रकार की मोह माया में नहीं है। ठीक है, कोई किसी प्रकार का रोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं देते, या किसी प्रकार के शासन में कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। और 4 सुलभ पदार्थ चार। सुलभ पदार्थ चार का मतलब क्या है, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, ये चारों पुरुषार्थ सबके पास सुलभ हैं। ये रामराज की खास बात है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सबके पास क्या है, सुलभ है। और ऐसा हमारा रामराज्य है जहां पे भूखे के पास अन्न है, सब लोग संतुष्ट हैं, कोई दुखी नहीं है, कोई माया में, राग में माया में लिपटा नहीं है, किसी प्रकार का रोष नहीं है, शासन को किसी प्रकार का दोष नहीं दे रहे, और किसी प्रकार का दुख नहीं है। ये सबसे पहली विशेषता आपने इसके पहले देखी थी, दूसरी विशेषता आपने यहां पे देखी। रामराज में चारों ओर क्या है, समृद्धि है, समृद्धि है, एवं सभी का स्वास्थ्य उत्तम है। समृद्धि है, सभी का स्वास्थ्य उत्तम है। कहीं भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार के ताप संताप से दुखी नहीं है। ठीक है, हर जगह समृद्धि है, खुशहाली है। जहां तक देख रहे हैं वहां तक फसलें लहलहा रही हैं, सभी लोग खुश हैं, गीत गा रहे हैं। गीत किसके गा रहे हैं, श्री राम के गा रहे हैं, रघुपति के गा रहे हैं। और यही है कि ताप संताप से कोई दुखी नहीं है, किसी प्रकार के ताप संताप से कोई दुखी नहीं है। सभी सदाचारी हैं, धर्म प्राण है। क्या कहते हैं, दैहिक भौतिक तापा, राम रज काहू ही नहीं व्यापा। चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो भौतिक हो, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की बीमारी राम राज्य में कहीं पे भी व्याप्त नहीं दिखेगी, वहां कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगी। कोई बीमारी, कोई दुख, किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, राम राज्य में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला क्या है, अल्प मृत्यु नहीं कव नहु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षण हीना। क्या कह रहे हैं, किसी को कोई भी अल्प मृत्यु नहीं मर रहा है,
किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, कवन हुई पीड़ा, ठीक है। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर है, सब सुंदर हैं, सब स्वस्थ शरीर लिए हुए हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, न कोई दरिद्र है, कोई गरीबी में नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीनहीन नहीं है, नहीं कोई अबुद्ध न कोई लक्षणहीन, कोई अबुद्धि या दुर्बुद्धि या कुबुद्धि नहीं है, न कोई लक्षणहीन है। मतलब सभी के सभी क्या हैं, लक्षण युक्त हैं, बुद्धिमान हैं, स्वास्थ्य उनको मिला हुआ है, तो स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं सब लोग। किसी प्रकार की जो अल्प मृत्यु है वो नहीं दिख रही है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। तो वो सभी चीजें जो एक सुखद जीवन की अनुभूति देती हैं वो आपको राम राज्य में अनुभूति मिल रही है। आगे देखा जाएगा तो राम राज्य में चारों ओर आदर्श वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन हो रहा है। वर्णाश्रम व्यवस्था पर चलते हुए सभी लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं। आदर्श, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, आदर्श वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन हो रहा है। वर्णाश्रम व्यवस्था पे चलते हुए सभी लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊं कि तुलसीदास का थोड़ा सा अनुराग रहा है। जब वर्णाश्रम व्यवस्था की बात आती है तो तुलसीदास थोड़ा सा मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए। जब कलयुग की बात करते हैं तो कहते हैं भाई कोई वर्ण व्यवस्था को मान नहीं रहा है। जब वो राम राज्य की बात करते हैं तो कहते हैं सब लोग वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावई सुखी नहीं भय शोक न रोग। जो लोग वर्णाश्रम और निज धर्म का पालन कर रहे हैं, लगातार वेद के पथ पे चल रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा सुखी हैं। चल ही सदा, जो इस पे रास्ते पे चल रहे हैं, सदा पावई सुखी, सदा वो सुख को प्राप्त करते हैं। कोई भय नहीं है, नहीं भय शोक न रोग, न कोई भय है, न किसी प्रकार का शोक है और न किसी प्रकार का रोग देखने में मिलता है। वे लोग जो राम राज्य में रह रहे हैं वे वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वेदों के रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, गो बैक टू वेदास, बाद में आर्य समाज के जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे वो भी इसी बात को पुष्ट करते हैं। वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक, आगे देखा जाए तो तुलसी ने अपने राम राज्य की धारणा में पुरुष व नारी की समानता को स्थापित किया है। पुरुष व नारी दोनों की जो समानता है, इक्वालिटी है, उसको स्थापित किया है। और गृहस्थ जीवन के जो प्रतिमान नारी के लिए हैं उन्होंने पुरुष के लिए भी स्थापित किए हैं। जो गृहस्थ जीवन के प्रतिमान नारी के लिए हैं उन्होंने पुरुष के लिए भी स्थापित किए। ठीक है, क्या है, एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बच क्रम पति हितकारी। ठीक है, मतलब क्या कि एक नारी व्रत से रत जो भी लोग हैं, मतलब हम लोग एक पुरुष की बात करते हैं कि नारी को एक पुरुष के साथ ही संबद्ध रहना चाहिए। ये क्या करें, एक नारी व्रत की बात कर रहे हैं कि पुरुषों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि वो एक नारी के साथ ही रहेंगे, उसका व्रत लें। तो एक नारी रत सब झारी ते मन बच कर्म पति हितकारी, तो वो अपने मन वचन कर्म से पति के लिए हितकारी होंगी। ठीक है, अगर पुरुष अपनी महिला के लिए सही तरीके से व्रत रखेंगे, उनके लिए आदर्श साबित होंगे, तो पत्नियां भी उनके लिए आदर्श साबित होंगी। तो राम राज्य में क्या है कि सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी कहा जा रहा है, यू शुड बी गुड फॉर योर वुमेन। अपनी महिलाओं के लिए आपको भी सही होना पड़ेगा, आपको भी आदर्श बनना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री राम सीता जी के लिए आदर्श थे। कुछ वही यहां पे सापेक्ष बता रहे हैं। ठीक, तुलसी जी ने रामचरितमानस में आदर्श राजा एवं आदर्श प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के सम्यक संबंध की व्यवस्था की है। याद कीजिएगा, जब हम कलयुग की बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि कैसे राजा जो है वो विभिन्न चीज़ों में बटा हुआ है, उसका ध्यान जो है शासन की तरफ नहीं है। वो तमाम प्रकार के जिसे कहते हैं कि वो तमाम प्रकार की बुरी आदतों, बुरे मदों में लगा हुआ है। और जो प्रजा है वो दुखियारी है, वो और पीड़ित होती जा रही है। तो जो राजा है वो गलत दिशा में जा रहा है, जो प्रजा है इस कारण और दुखियारी होती जा रही है। तो यहां पे उसका सॉल्यूशन है, समाधान क्या है कि राजा एवं प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के सम्यक संबंध की व्यवस्था की और बताया कि राजा को प्रजा का हितैषी होना चाहिए। जो राजा है वो प्रजा का हितैषी हो। और राम क्या कहते हैं राजा को प्रजा का हितैषी होते हुए कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, ये राजा के द्वारा कहलवा रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वो मेरा प्रियतम होगा वो सेवक, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, वो मेरा बहुत प्रीतम सेवक होगा जो मेरे अनुशासन को मानेगा, जो मेरे नियम कानून को मानेगा। मतलब आप अगर सुशासन में हैं तो आपको वहां के नियम कानून को मानना चाहिए। जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोहि बरजा भय विमाई,
ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख गया है, इसको आप करेक्ट करेंगे, विवाही होगा, ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, इसको आप गूगल पे आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ, कि कह रहे हैं कि भाई देखो, पहला तो मेरा नियम कानून मानोगे तो मेरे लिए बहुत प्रिय होगे, दूसरा अगर मैं भी कभी गलत हूँ तो आप मेरे को क्या करा दोगे, करेक्ट करा दोगे। तो मैं भी अगर कहीं पे गलत हो रहा हूं तो आप मेरे को क्या करा देंगे, करेक्ट करा देंगे, ठीक है। आप मेरे को क्या करा देंगे, सुधार देंगे और मुझको भी सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो राजा प्रजा के लिए निर्धारित कर रहा है कि यू शुड फॉलो दिस रूल, एंड प्रजा के लिए भी कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो तुम भी मेरे को करेक्ट करो। ये खुद राजा के मुंह से कहलवा रहे हैं, ठीक है। राजा को प्रजा का हितैषी होना चाहिए, राम कहते हैं खुद। अब सोचिए, राम चूंकि आदर्श हैं, मैंने बताया था ना, उदात्त चरित्र, उदात्त भाव, उदात्त कथानक, उदात्त रस, सब चीजें उदात्त हैं, बहुत आदर्श हैं। तो राम भी आदर्श हैं, राजा के रूप में भी आदर्श, पति के रूप में भी आदर्श हैं, भाई के रूप में भी आदर्श हैं, बेटे के रूप में भी आदर्श हैं, हर रूप में वो आदर्श हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अंत में राम राज्य एक ऐसा समाज है जहां पे सभी लोग उदार एवं परोपकारी हैं। सभी लोग क्या है, उदार हैं, परोपकारी हैं, तथा विप्रों के चरणों की सेवा करने वाले हैं। विप्र मतलब वे लोग जिन्हें हम ब्राह्मण या पंडित कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण या पंडित या द्विज भी कहते हैं, ठीक है। ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो विप्रों के चरणों की सेवा करने वाले हैं क्या, सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। सब उदार है, सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी, ठीक है। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सभी उदार हैं, सब परोपकारी हैं, परोपकारी परोपकार, पर धनोपकार परोपकार, सभी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, और सभी जो नर नारी हैं वो विप्रों की, जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, उनकी चरणों की सेवा करने वाले हैं राम राज्य में। तो राम राज्य में सभी लोग वर्णाश्रम को सही से पालन करते हैं, पुरुष महिलाओं की भी इज्जत करते हैं, उनके लिए आदर्श है, राजा प्रजा के लिए आदर्श है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, और विप्रों का यानी कि जो वहां के ब्राह्मण गुरुजन है उनका सम्मान होता है। ये राम राज्य का कथानक है। इस राम राज्य की बात तुलसीदास करते हैं और यही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। इसी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। मैं फिर से बताते चलूं, ये हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है हिंदी साहित्य का, ये प्रतिज्ञा बैच 13 अगस्त से इसकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। विकास लाइव कोड आप याद कर लीजिए, स्टडी IQ में किसी भी कोर्स के लिए आपको विकास लाइव कोड से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं खुद हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय लेके आ रहा हूं। मैं एक बार फीचर्स बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी से ये शुरू हो रहा है, तो पहले तो जायसी से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उनके साहित्य से जुड़ी, हम उसकी बात करते हैं। उनका जो साहित्य है हम उस पर बहुत डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, व्याख्या पद हम करते हैं, तो हम व्याख्या पद आराम से 3-4 दिन डिटेल में व्याख्या करते हैं, एक एक शब्द पे डिस्कस करते हुए। साथ में हम इसकी व्याख्या में बताते हैं कि आदर्श व्याख्या में कैसे आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, कैसे आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है, आपको व्याख्या कैसे करनी है, ठीक है, आपको विशेष या विशेषताएं जो उसकी हैं वो कैसे लिखनी है, ठीक है, आपको काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है, काव्यगत जो विशेषता है वो आपको कैसे लिखनी है, ये भी बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि काव्यगत में भावगत और शिल्पगत विशेषताएं कैसे लिखनी है, प्रॉपर डिटेल में जाके, ठीक है। और उसके साथ में आपको विशेषताएं काव्यगत, और उसके बाद में हम आपको प्रासंगिकता बताते हैं कि अंत में आप ये बताएंगे कि वो जो उन्होंने लिखा है, चाहे तुलसी लिखे, चाहे सूर लिखे, चाहे कबीर लिखे, वो आज कैसे प्रासंगिक है। तो ये निकालना भी बताएंगे, ये करना भी बताएंगे। साथ में हम इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि आपकी वर्तनी, आपका वाक्य क्या हो, शुद्ध हो, ठीक है, आपका जो उत्तर हो, ठीक है, उत्तर जो हो उसमें प्रॉपर फ्लो हो, ठीक है, ओवरऑल आपकी भाषा जो हो वो शानदार हो, ताकि आप जो नीति शास्त्र का पेपर है, यानी जो एथिक्स का पेपर है, ठीक है, नीति शास्त्र का जो पेपर है उसको आप बेहतर तरीके से कर सकें, जो निबंध का पेपर है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि जो GS1 है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, और थोड़ा बहुत GS2 जो है, जैसे सामाजिक न्याय वगैरह है, वो भी आप बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेते हैं। एक बात और बता दूं, इसके साथ जो आपका जो क्वालिफाइंग हिंदी होता है, जो हिंदी अनिवार्य पेपर होता है, वो भी आपको, हिंदी जो अनिवार्य पेपर होता है, हिंदी अनिवार्य, उसमें भी आपको इसमें सहायता मिलेगी, हिंदी अनिवार्य में भी आपको सहायता मिलेगी। तो
डिले मत कीजिए, लेट मत कीजिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। 13 अगस्त तक कक्षाएं चल रही हैं, ये जो मैंने डिटेल बैच के बारे में बताया। मैं खुद ग्रुप बनाता हूं, आपकी कॉपियां खुद चेक करूंगा, वर्तनी से लेके वाक्य से लेके उत्तर, हर उत्तर पे डिटेल में मैं आपको हर कॉपी को चेक करने के बाद वहीं पर एनालिसिस देता हूं, ऑडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से। हर स्तर पे क्वेरी सॉल्व की जाती है। जब मैं यहाँ पे बता रहा था तो हम लोग प्रॉपर जितने भी PYQs आए रहते हैं वो डिस्कशन कराते भी हैं, मैं उसके उत्तर भी देता हूं और आपसे करवाता भी हूं। तो हम लोग पूरे सिस्टम के साथ चलते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में जैसे जो टॉपिक, मान लीजिए जब जायसी खत्म हुआ, ठीक है, तो जायसी से जुड़े प्रश्न तो करवा ही दूंगा, उसकी जो व्याख्या है वो तो करवा ही दूंगा, साथ में उसका जो क्रक्स है वो आपको अपलोड करा दूंगा व्याख्या का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा थोड़ा सा मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी को, उनकी व्याख्याओं को, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये हमने हिंदी साहित्य के बारे में जाना। बाकी आज राम राज्य के बारे में हमने समझा था कि क्या है राम राज्य। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों से भी बताइएगा, ठीक है, कि हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया था कॉम्बो भी ले सकते हैं आप, P2I जो हमारा अर्जुन बैच है उसके साथ में हिंदी साहित्य का एक कॉम्बो भी ले सकते हैं, ठीक। और देखिए हिंदी साहित्य का रिजल्ट शायद 60 से 65%, 70% तक रिजल्ट हिंदी साहित्य का रहा है हिंदी माध्यम में। और अंग्रेजी माध्यम के भी बहुत सारे छात्रों ने हिंदी साहित्य को लेके, मैं खुद मेरा अंग्रेजी माध्यम का था और हिंदी साहित्य मैंने लिया था, तो बहुत सारे छात्रों ने अच्छे नंबर पाए हैं और सिलेक्शन लिया है। तो आप भी उस लिस्ट में अपना नाम इंश्योर कर सकते हैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ में। आप अर्जुन बैच को ले सकते हैं, अर्जुन बैच के साथ में हिंदी को कॉम्बो में ले सकते हैं। आप जब प्रीलिम्स निकालेंगे तो आपकी पूरी फीस जो आपको 39,999 की दिख रही है वो पूरी वापस हो जाएगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। बाकी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।